पैसे की साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हम सभी को समझनी चाहिए, लेकिन कभी किसी ने हमें सिखाई नहीं। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी गैप को भरती है और बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस के बारे में है। ये किताब 20 चैप्टर्स में बांटी गई है और हर चैप्टर एक यूनिक इंसाइट देता है कि हम पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। हाउसेल का मेन आर्गुमेंट यह है कि फाइनेंस एक हार्ड साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है जो साइकोलॉजी, इमोशंस और सेल्फ कंट्रोल पर बेस्ड है। इसीलिए कई बार कम एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर लेते हैं, जबकि हाईली क्वालिफाइड लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि यही रीजन है कि एमबीए डिग्री रखने वाले कई लोग अपनी पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाते, जबकि कोई सिंपल मैकेनिक या शॉपकीपर अपने पैसे को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ये सिर्फ नॉलेज का मामला नहीं है, बल्कि माइंडसेट और बिहेवियर का मामला है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी पर्सन क्रेजी नहीं है जब वो पैसे के साथ कुछ करता है। हर इंसान के पास अपना यूनिक एक्सपीरियंस होता है मनी के साथ, और यही एक्सपीरियंस उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करता है। जो पर्सन ग्रेट डिप्रेशन में पैदा हुआ है, उसकी मनी माइंडसेट बिल्कुल अलग होगी उस पर्सन से जो इकोनॉमिक बूम के टाइम में ग्रो अप हुआ है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, अगर आपके पेरेंट्स ने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है तो आप नेचुरली ज़्यादा कंजर्वेटिव होंगे। आप रिस्क लेने से डरेंगे, इमरजेंसी फंड रखना चाहेंगे और हर एक्सपेंस को ट्वाइस टिन करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप एफ्लुएंट फैमिली में पले बड़े हैं तो आपका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। आप कॉन्फिडेंट होंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रिस्क लेने को रेडी होंगे। न तो पहला अप्रोच गलत है, न दूसरा, दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लॉजिकल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लक और रिस्क दोनों ही फाइनेंशियल आउटकम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम इन्हें एक्नॉलेज करने से बचते हैं। जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम सोचते हैं कि ये हमारी स्किल की वजह से है, जब फेलियर होती है तो हम बैड लक को ब्लेम करते हैं। रियलिटी यह है कि दोनों सिचुएशंस में लक और रिस्क का कंट्रीब्यूशन होता है। बिल गेट्स का एग्जांपल लेते हैं। वो डेफिनेटली ब्रिलियंट था, लेकिन उसे ये लक भी मिला कि वो उन फ्यू स्टूडेंट्स में से था जिन्हें अर्ली एज में कंप्यूटर एक्सेस मिला था। सेम टाइम पर कई इक्वली टैलेंटेड लोग थे जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। गेट्स के स्कूल में सिर्फ 300 स्टूडेंट्स थे और उस टाइम पर पूरे अमेरिका में शायद ही कोई 50 स्कूल्स होंगे जहां स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एक्सेस मिलता था। ये प्योर लक था। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेट्स ने इस लक को रिकॉग्नाइज किया है और एक्नॉलेज भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल लोगों में। तीसरा लेसन ये है कि इनफ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे मोर और मोर के लिए अननेसेसरी रिस्क्स लेते रहते हैं। राजत गुप्ता जैसे केसेस देखिए, वो ऑलरेडी मल्टी मिलियनेयर था, गोल्डमैन सैक्स का बोर्ड मेंबर था, मैकेंजी का हेड था, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास इनफ नहीं है। सोशल कंपैरिजन यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा है, फिर हमें लगता है कि हमें भी उतना चाहिए। आज के सोशल मीडिया के टाइम में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं कि कोई मालदीव्स में वेकेशन मना रहा है, कोई लग्जरी कार खरीदा है, कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी बेस्ट मोमेंट्स शेयर करते हैं। कोई अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ईएमआई पेमेंट्स या क्रेडिट कार्ड बिल्स के बारे में पोस्ट नहीं करता। हम एक क्यूरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी के साथ अपनी पूरी लाइफ को कंपेयर करते हैं, जो बिल्कुल अनफेयर है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वेल्दी बनना और वेल्दी रहना दो बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। वेल्दी बनने के लिए आपको रिस्क्स लेने पड़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, बोल्ड मूव्स करने पड़ते हैं। आपको बिलीव करना पड़ता है कि आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो दूसरे नहीं कर रहे। ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। लेकिन वेल्दी रहने के लिए आपको कॉशियस और पैरानॉइड होना पड़ता है। आपको हर पॉसिबल रिस्क के बारे में सोचना पड़ता है, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, हेज करना पड़ता है। ये डिफेंसिव माइंडसेट है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 40% कंपनीज जो सक्सेसफुल इनफ हैं कि पब्लिकली ट्रेडेड बन जाएं, वे इवेंचुअली अपनी सारी वैल्यू लूज कर देती हैं। फोर्ब्स 400 लिस्ट में भी एवरेज 20% टर्नओवर रेट है हर डेकेड में। ये ट्रांजिशन बहुत मुश्किल है साइकोलॉजिकली। जिन क्वालिटीज ने आपको सक्सेसफुल बनाया, अग्रेशन, रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंस, वही क्वालिटीज आपको ट्रबल में डाल सकती हैं जब आपके पास वेल्थ है। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। पांचवा लेसन कंपाउंडिंग के बारे में है।
ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। वॉरेन बफेट की वेल्थ का 99.5% उसकी 65th बर्थडे के बाद आया है। ये इसलिए क्योंकि उसने सडनली बेटर इन्वेस्टिंग शुरू की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कंसिस्टेंट रिटर्न्स को टाइम के साथ कॉम्पाउंड होने दिया। बफेट ने इन्वेस्टिंग शुरू की थी जब वो 11 इयर्स ओल्ड था। उसकी नेटवर्थ 30 इयर्स की एज में $1 मिलियन थी, जो उस टाइम के लिए बहुत अच्छी अमाउंट थी। लेकिन आज उसकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है। ये सब कॉम्पाउंडिंग का मैजिक है। लेकिन हम ह्यूमंस के लिए ये समझना मुश्किल है, क्योंकि कंपाउंडिंग काउंटर इंट्यूटिव है। हम लिनियर ग्रोथ को समझ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डेली 1 रुपी से शुरू करके हर दिन अमाउंट को डबल करते जाएं, तो 30 डेज बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? मोस्ट लोग कहेंगे कि शायद 1000 या 10,000, लेकिन एक्चुअल आंसर है 53 करोड़ से ज्यादा। यही रीजन है कि लोग कंपाउंडिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे चाहते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट्स दिखें। वे इम्पेशेंट हो जाते हैं जब रिटर्न्स स्लो लगते हैं इनिशियली, लेकिन कंपाउंडिंग का रियल मैजिक लेटर ईयर्स में दिखता है। छठा पॉइंट, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी के बारे में। यह सिर्फ मैथमेटिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। जब आप वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको अग्रेसिव होना पड़ता है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ता है जब वे आएं। लेकिन जब आपके पास वेल्थ है तो आपको डिफेंसिव होना पड़ता है, आपको प्रिजर्वेशन पर फोकस करना पड़ता है। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो क्वालिटीज आपको सक्सेसफुल बनाती हैं वही क्वालिटीज आपको सक्सेसफुल रखने में ऑब्स्टिकल बन सकती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है लॉटरी विनर्स का। स्टडीज शो करती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लॉटरी विनर्स कुछ ईयर्स के अंदर फाइनेंशियली वर्स पोजीशन में पहुंच जाते हैं देन वे पहले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेल्थ क्रिएट नहीं की थी, वे सिर्फ इनहेरिट कर गए थे। उनके पास वेल्थ में और लाइफ में भी एक्सट्रीम इवेंट्स का डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट होता है। रसल 3000 इंडेक्स में से सिर्फ 7% स्टॉक्स ने पूरे इंडेक्स के रिटर्न्स जनरेट किए। बाकी 93% स्टॉक्स ने कलेक्टिवली कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। डिज्नी की सक्सेस का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ मूवी से आया है, स्नो वाइट, मिकी माउस फ्रैंचाइज। Amazon की सक्सेस का बड़ा हिस्सा AWS से आया है, जो ओरिजिनली एक साइड प्रोजेक्ट था। गूगल की सक्सेस का बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजिंग से आया है, जो ओरिजिनली उनका मेन बिजनेस नहीं था। ये समझना जरूरी है कि आप रॉन्ग हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अगर आपके कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे हैं तो वे बाकी सबको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ये बात अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि उनकी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाएंगी, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स इतनी सक्सेसफुल होंगी कि वे सब लॉसेस को कवर कर देंगी। पर्सनल फाइनेंस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए टेल इवेंट बनेगा। हो सकता है आपका 90% पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न्स दे, लेकिन 10% पोर्टफोलियो एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे, जो आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज कर दे। 8वां पॉइंट फ्रीडम के बारे में है। मनी का सबसे बड़ा वैल्यू ये है कि ये आपको अपने टाइम पर कंट्रोल देता है। साइकोलॉजिस्ट एंगस कैम्बल ने स्टडी की थी कि लोगों को क्या खुश रखता है। उन्होंने पाया कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि लोगों को लगता था कि उनका अपने टाइम पर कंट्रोल है। मनी हैप्पीनेस डायरेक्टली नहीं खरीदता, लेकिन ये आपको ऑप्शंस देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, लेकिन आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो आप स्टक हैं। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसिव इनकम है, तो आप अपना टाइम उन चीजों पर स्पेंड कर सकते हैं जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट करती हैं। ये फ्रीडम सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास फैमिलीज भी इसे अचीव कर सकती हैं अगर वे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लें। इमरजेंसी फंड रखना, डेट को मिनिमाइज करना, लिविंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, ये सब स्टेप्स हैं जो आपको ज्यादा फ्रीडम दे सकते हैं। नॉर्मल लेसन ये है कि वेल्थ वो है जो आप देख नहीं सकते। हम जो लक्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, बिग हाउसेस देखते हैं, वो वेल्थ नहीं है, वो वेल्थ को स्पेंड करने का रिजल्ट है। रियल वेल्थ बैंक अकाउंट में क्वाइटली बैठी होती है। ये आपको ऑप्शंस देती है, सिक्योरिटी देती है, लेकिन ये विजिबल नहीं होती है। इसीलिए हम वेल्थ को इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन एक्चुअली वेल्दी है। हो सकता है जो पर्सन लग्जरी कार में घूम रहा है वो EMI पर खरीदा हो और उसके पास एक्चुअल सेविंग्स ना हो सकता है जो पर्सन सिंपल कार चला रहा है उसके पास करोड़्स में इन्वेस्टमेंट हो। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ाया है। लोग अपनी लाइफस्टाइल को शोकेस करते हैं, लेकिन अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं।
हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उन लोगों से जो एक्सपेंसिव थिंग्स खरीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वे एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। 10वां पॉइंट सेविंग के बारे में है। हाउसेल आर्ग्यू करते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग में आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेविंग्स रेट है। आप अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकते कंप्लीटली, मार्केट रिटर्न्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल आपको इंडिपेंडेंस देता है। ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा इनकम का मतलब है ज़्यादा वेल्थ, लेकिन रियलिटी ये है कि हाई इनकम वाले कई लोग पेचेक टू पेचेक लिव करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनली बढ़ जाती हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी तरफ मॉडरेट इनकम वाले लोग भी सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं अगर वे कंसिस्टेंटली सेव करें। ये डिसिप्लिन और पेशेंस का मामला है। अगर आप अपनी इनकम का 20% सेव कर सकते हैं, तो आप 4 इयर्स में अपने 1 साल के एक्सपेंसेस के बराबर वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप 30% सेव करते हैं, तो ये टाइम और भी कम हो जाता है। 11वां लेसन रीजनेबल वर्सेस रैशनल के बारे में है। एकेडमिकली हमें रैशनल डिसीजंस लेने चाहिए, यानी मैथमेटिकली ऑप्टिमल डिसीजंस, लेकिन प्रैक्टिकली रीजनेबल डिसीजंस बेहतर होते हैं, यानी वो डिसीजंस जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं और जिन्हें आप स्टिक कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी से नींद नहीं आती, तो आपके लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना रैशनल नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन रीजनेबल है साइकोलॉजिकली। अगर आप हर मार्केट डिप पर पैनिक करके सेल कर देते हैं, तो आपके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट सूटेबल नहीं है, चाहे हिस्टोरिकल रिटर्न्स कितने भी अच्छे हों। ये बात पर्सनल फाइनेंस के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होती है। कुछ लोग के लिए होम लोन लेना रीजनेबल है, क्योंकि वे मंथली ईएमआई को डिसिप्लिन की तरह देखते हैं। कुछ लोग के लिए कैश में हाउस खरीदना रीजनेबल है, क्योंकि वे डेट से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दोनों अप्रोचेस वैलिड हैं अगर वे इंडिविजुअल की साइकोलॉजी के साथ अलाइन करती हैं। 12वां पॉइंट सरप्राइज के बारे में है। हिस्ट्री हमें पैटर्न सिखाती है, लेकिन फ्यूचर हमेशा कुछ ऐसा लेकर आता है जो पहले कभी नहीं हुआ। 9/11, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड पैंडेमिक, ये सब इवेंट्स थीं जिनकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था। इसीलिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में रूम फॉर एरर रखना चाहिए। कोविड पैंडेमिक का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी, ट्रैवल इंडस्ट्री कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी, रेस्टोरेंट बिजनेस मंथ्स के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड्स थे, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स थे, वे इस क्राइसिस को बेटर हैंडल कर पाए। हिस्ट्री में ऐसी कई इवेंट्स हुई हैं जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थीं। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि यूरोप के सभी मेजर पावर्स एक साथ वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इंटरनेट बबल बर्स्ट से पहले लोग सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाते रहेंगे। 13वां लेसन रूम फॉर एरर के बारे में ही है। ये सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। जब आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि आप पैनिक मोड में नहीं होते। अगर आपका एंटायर फाइनेंशियल प्लान इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि एवरीथिंग विल गो परफेक्टली, तो आप ट्रबल में हैं। रूम फॉर एरर का मतलब है कि आपके पास बैकअप प्लान्स हैं। अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड है। अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो आपके पास कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और एडिशनल सेविंग्स हैं। ये कंजर्वेटिव अप्रोच लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली आपको ज़्यादा रिस्क लेने की फ्रीडम देता है। जब आपको पता है कि वर्स्ट केस सिनारियो में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पर बेट लगा सकते हैं। 14वां पॉइंट ये है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को नहीं जानते। साइकोलॉजिस्ट इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी करंट प्रेफरेंसेस और गोल्स सेम रहेंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि हम कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। इसीलिए एक्सट्रीम फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अवॉइड करना चाहिए। 25 की एज में आपको लग सकता है कि आप हमेशा अग्रेसिव इन्वेस्टर रहेंगे, लेकिन 40 की एज में आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकती हैं। आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, हेल्थ कंसर्न्स हो सकती हैं। 30 की एज में आपको लग सकता है कि आप हमेशा सिटी में रहेंगे, लेकिन 50 की एज में आप पीसफुल प्लेस पर रिटायर करना चाह सकते हैं। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग में। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स जैसे कि 30 ईयर होम लोन्स या परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते टाइम सोचना चाहिए कि क्या ये फ्यूचर में भी सूटेबल रहेंगे। 15वां लेसन ये है कि कुछ भी फ्री नहीं होता। मार्केट रिटर्न्स भी फ्री नहीं है। उनकी प्राइस वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और डाउट के फॉर्म में पे करनी पड़ती है, लेकिन हम इस प्राइस को फी की तरह नहीं देखते, बल्कि फाइन की तरह देखते हैं, और इसीलिए हम इसे पे करने से बचने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट डाउन जाता है तो हमें लगता है कि हमें पनिश किया जा रहा है, हम इसे अनफेयर मानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये मार्केट रिटर्न्स की कॉस्ट है।
अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको ये वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट हर इन्वेस्टमेंट में अप्लाई होती है। रियल एस्टेट में भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस और मार्केट फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ता है। गोल्ड में भी स्टोरेज कॉस्ट्स और प्राइस वॉलेटिलिटी होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। 16वां पॉइंट ये है कि आप और मैं डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं। डे ट्रेडर का गेम अलग है, पेंशन फंड का गेम अलग है, लेकिन हम सभी सेम मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए कंफ्यूजन होती है। आपको अपना गेम डिफाइन करना चाहिए और दूसरों की स्ट्रैटेजीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। डे ट्रेडर के लिए डेली प्राइस मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसे क्विक प्रॉफिट्स चाहिए। पेंशन फंड के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए डेकेड्स के लिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिंप्लिसिटी और पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। जब आप सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में इन्वेस्टमेंट एडवाइस देखते हैं तो सोचिए कि ये एडवाइस किसके लिए है। हो सकता है जो स्ट्रैटेजी किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सूटेबल हो वो आपके लिए सूटेबल ना हो। आपकी टाइम होराइजन अलग है, आपकी रिस्क टॉलरेंस अलग है, आपके गोल्स अलग हैं। 17वां लेसन सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म के बारे में है। पेसिमिज्म हमेशा ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है ऑप्टिमिज्म से। जब कोई कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो वो स्मार्ट लगता है। जब कोई कहता है कि सब कुछ ठीक रहेगा तो वो नाइव है। लेकिन हिस्टोरिकली ऑप्टिमिस्ट ज़्यादा सही साबित हुए हैं। इसका साइकोलॉजिकल रीज़न है। पेसिमिज्म साउंड्स मोर सोफिस्टिकेटेड क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करता है। ऑप्टिमिज्म साउंड सिंपलिस्टिक क्योंकि ये अज्यूम करता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। लेकिन डेटा शोज करता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स अप जाते हैं, इकोनॉमीज ग्रो करती हैं, इनोवेशन होती रहती है। मीडिया भी पेसिमिज्म को प्रमोट करता है क्योंकि बैड न्यूज़ ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। मार्केट माइट क्रैश ज़्यादा क्लिक्स जनरेट करता है, देन मार्केट विल प्रोबेबली डू फाइन। लेकिन अगर आप हमेशा पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो आप कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 18वां पॉइंट यह है कि जब आप कुछ बिलीव करना चाहते हैं तो आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफन हमारी होप्स और फियर्स से ड्रिवन होते हैं, फैक्ट से नहीं। हम वो इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करे। ये कॉन्फर्मेशन बायस कहलाता है। अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो आप वे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो रियल एस्टेट को प्रमोट करते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स रिस्की हैं तो आप वे न्यूज़ स्टोरीज फोकस करेंगे जो मार्केट क्रैशेस के बारे में है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। वे आपको वही कंटेंट शो करते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करता है। इससे एको चैम्बर क्रिएट होता है जहां आपकी बिलीव्स कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स होती रहती हैं। 19वां लेसन ये है कि सभी के पास इनकम्प्लीट व्यू होता है वर्ल्ड का, लेकिन हम कंप्लीट नैरेटिव बना लेते हैं गैप्स को फिल करने के लिए। मीडिया भी यही करता है। वो हर मार्केट मूवमेंट के लिए कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेता है, चाहे वो रीज़न लॉजिकल हो या ना हो। जब मार्केट अप जाता है तो न्यूज़ चैनल्स कहते हैं कि ये गुड इकोनॉमिक डेटा की वजह से है। जब मार्केट डाउन जाता है तो वे कहते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से है। रियलिटी ये है कि मार्केट मूवमेंट्स ऑफन रैंडम होती हैं, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है। हम पैटर्न्स ढूंढते हैं इवन जब कोई पैटर्न्स नहीं होते। हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं इवन जब सिर्फ कोरिलेशन होता है। ये टेंडेंसी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में डेंजरस हो सकती है क्योंकि हम फॉल्स कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं। 20वां और आखिरी लेसन कन्फेशंस के बारे में है, जहां हाउसल अपनी पर्सनल फाइनेंशियल फिलॉसफी शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि वे कैसे अपने प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। वे एडमिट करते हैं कि उनकी अप्रोच भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये उनकी साइकोलॉजी और सर्कमस्टेंसेस के साथ अलाइन करती है। हाउसल का अप्रोच सिंपल है। वे मोस्टली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। वे एक्नॉलेज करते हैं कि ये अप्रोच बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये उनके लिए सस्टेनेबल है। इस किताब का कोर मैसेज ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस टेक्निकल नॉलेज से कम और बिहेवियरल कंट्रोल से ज़्यादा डिपेंड करती है। आपको परफेक्ट इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। मनी मैनेजमेंट एक पर्सनल जर्नी है और हर पर्सन का अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, जैसे कि पेशेंस, ह्यूमिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी लिमिटेशंस को रिकग्नाइज करें, अपनी बायसेस को अंडरस्टैंड करें और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि ये इमोशंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। जब हम इसे समझ जाते हैं
तो हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं और ज्यादा पीसफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं मनी के साथ।